मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है सेकेंड पार्ट, यानी कि जो हम चैप्टर कवरअप कर रहे थे दो ध्रुवता का अंत, उसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने 7 टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ा था और इस वीडियो में हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये वीडियो आपका न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं थे उसको हमने हटा दिया है और न्यू सिलेबस के अनुसार ये वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ऊपर आइकन दिखाई दे रहा है, आई का बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। लिखा है शॉक थेरेपी क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट में कि विक्टन का एक परिणाम ये भी हुआ था कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। अब इसका मतलब समझते हैं शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब ये है, आघात का मतलब होता है, आप देखते हो कि किसी को चोट पहुंचाना, और उपचार करना का मतलब ये है कि किसी को चोट पहुंचाकर फिर उस पर मलहम लगाना। इसका अर्थ होता है शॉक थेरेपी। आप देखते हो कि जो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप देखते हो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और उसकी सांसें नहीं चल रही है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको शॉक देते हैं ना, फ्रेश टाइप में होता है, उसको शॉक देते हैं ना। तो शॉक देने का अर्थ है कि उसको चोट पहुँचाते हैं। वो इस वजह से पहुँचाते हैं ताकि उसके अंदर अगर प्राण हो तो कहीं ना कहीं उसका जो बॉडी है वो मूवमेंट करेगा, उसकी सांसें चलने लगेगी, है ना। तो यही है शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे। इसका अर्थ यह हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों को अब साम्यवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। इसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 15 गणराज्य थे जो सोवियत संघ मिलकर बने थे, उसमें से जो देश थे वो साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर अब पूंजीवाद की व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे थे, बढ़ रहे थे और उनकी व्यवस्था अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये किसके थ्रू हुआ, एक विशेष प्रकार के मॉडल के थ्रू हुआ। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब इसका नामकरण किसने किया था, बोला किसने था, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल का नाम क्या रख दिया था, शॉक थेरेपी नाम रख दिया था। आई बात समझ। अब ये देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आप इतना चीज़ लिख सकते हैं। शॉक थेरेपी आघात पहुंचा के उपचार करना, ये जरूर लिखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके परिणाम की। तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, विघटित देशों का साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद अपना लेना, ये इसका परिणाम हुआ। दूसरा, सामूहिक फर्म निजी फर्म में कन्वर्ट हो गए। जब साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी तो उस टाइम पे जो फर्म चल रहे थे सामूहिक के हिसाब से चल रहे थे, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे थे। अब ये निजी फर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथों में चले गए। आगे, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो देश विकसित हुए थे यानी कि अलग हुए थे, उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश से अलग होता है तो वो अचानक से संभल नहीं पाता है, धीरे धीरे करके संभलता है। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इसके अलावा सोवियत संघ का इतना बुरा मतलब प्रभाव रहा विघटन का, जिसकी वजह से सोवियत संघ के जो देश थे, जैसे रूस जैसे देश थे, वहाँ पे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो उद्योग था, उनको सस्ते रेट पर बेच दिया गया था। यानी कि आप बोल सकते हो कि इतना कम रेट कि आप सोच नहीं सकते हो कि 90% उद्योगों को सस्ते रेट पर बेच दिया गया था। यानी कि जितना मिल रहा था उतने में ही काम चला ले रहे थे। अर्थात कहने का मतलब ये था कि गरीबी इतनी बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से उनको अपने उद्योगों को सस्ते रेटों पर बेचना पड़ गया था। तो यही लिखा है कि अब ऐसा माने जानने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो विकास हो सकता है वो किसके माध्यम से हो सकता है, व्यापारों के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा रूस की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो उसका ढांचा पूरा चरमरा गया था, मतलब तहस नहस हो चुका था। इसके अलावा महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों पर बेच दिया गया था। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। 90% उद्योगों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया था। आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक में लिखा है औने पौने दामों में बेच दिया गया था। औने पौने दामों का मतलब क्या है कि जितना पैसा मिल जाए उतने में ही बेच दो। ठीक है,
तो यही लिखा है कि महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों पर बेच दिया गया था। लगभग 90% उद्योगों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया था। इससे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। यानी कि इस जो घटना थी जहाँ पे 90% उद्योगों को सस्ते रेट पर बेच दिया गया था, इसी को विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता था। ठीक है, आगे जिसकी वजह से जो रूस की मुद्रा थी, रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल, उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो वहाँ की मुद्रा क्या होती है, कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसकी वजह से रूस की मुद्रा का गिरावट हुआ। तो ये था शॉक थेरेपी का परिणाम। आगे बात करते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या है? तो बर्लिन की अगर दीवार की बात करें तो इसी को बोला जाता है कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जिसकी वजह से बोला जाता है कि सोवियत संघ का विघटन होना स्टार्ट हो गया था। अब ये बर्लिन की दीवार है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो जर्मनी थी, ठीक है, जर्मनी की जो राजधानी थी उसका नाम था बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। जैसे सपोज ये है आपकी जर्मनी, ठीक, और जो राजधानी पड़ती थी बर्लिन, वो बीचों बीच पड़ती थी। तो ये हो गया आपका जर्मनी और ये होगी इसकी राजधानी। अब हुआ यूँ कि 1961 में यहाँ पे इसके बीचों बीच एक दीवार चला दी गई थी और इसको 2 खेमों में डिवाइड कर दिया गया था। ये था ईस्ट और ये था वेस्ट। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये पूर्वी खेमा और ये पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा किसके पास था, सोवियत संघ के पास। पश्चिमी खेमा किसके पास था, अमेरिका के पास। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, बर्लिन में एक दीवार खींच दी गई थी, जिसकी वजह से इनका विभाजन हो गया था। एक पूर्वी जर्मनी, एक पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी अमेरिका सोवियत संघ के पास था और जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के पास था। ठीक है, और ये विभाजन का प्रतीक बना था। और आगे बात करते हैं, इसका निर्माण 1961 में किया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस दीवार को बनाया गया था। आगे जो कि पूर्वी जर्मनी यानी कि ये और पश्चिमी जर्मनी 2 बराबर हिस्सों में विभक्त कर दिया गया था, ये वाला। यानी कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके बाद बात करते हैं, इसकी जो लंबाई थी 150 किलोमीटर लंबी थी ये। और इसके अलावा अगर बात करें 9 नवंबर 1989 को इस चीज़ को गिरा दिया गया था। ठीक है, ये जो दीवार थी इसको गिरा दिया गया था। आप जब बुक खोलोगे, बुक का जस्ट दूसरे चैप्टर का फर्स्ट पेज देखोगे तो उसमें एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि बर्लिन की दीवार को वहाँ की जनता गिरा रही है ना। तो इस वजह से बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था और इसी को सोवियत संघ का जो विघटन है उसका प्रतीक माना गया कि अब इसके बाद सोवियत संघ का विघटन होना स्टार्ट हो गया था। माना जाता है कि यहीं से सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया था। तो ये थी बर्लिन की दीवार के बारे में, जहाँ पे 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी गई थी और 1989 में इसको गिरा दी गई थी। चीज़ें समझ में आ गई, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अफगानिस्तान का संकट। ये देखो, पहले आपकी बुक में ना इसके बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइन दे रखा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन इस बार के सिलेबस में इसको डीपली पढ़ाने के लिए बोला गया है, तो इस वजह से आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान का संकट है क्या। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, अफगानिस्तान है कहाँ पे। जैसे आप देखते हो ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये हो गया हमारा पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान, काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो, जैसे भारत है, भारत के अगर हम पश्चिम में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सागर बहता है, नीचे देखें यहाँ पे भी सागर बहता है और पूरब में देखें तो यहाँ पे भी समुद्र है। लेकिन अफगानिस्तान को देखें तो यहाँ पे साइड साइड में भूमि ही भूमि है ना, ज़मीन ही ज़मीन है, यहाँ पे पानी का कहीं स्रोत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें इस साइड तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इस साइड अगर देखें तो यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो कि अब यहाँ पे आखिर बंदरगाह तो कहीं है नहीं, लेकिन इसके बाद भी अफ़गानिस्तान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जा रहा था, इस चीज़ को समझते हैं। अगर सपोज
अगर सपोज पाकिस्तान को यहाँ पे जाना है, इस देश में जाना है, तुर्किस्तान में जाना है, तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात इधर से ही जाएगा। अगर ईरान को चाइना जाना है तो कहाँ से जाएगा? इधर से ही जाएगा। अगर ताजिकिस्तान को अगर कुछ काम है इस साइड, ठीक है, तो अगर उसको आना है तो इधर से ही आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अफ़गानिस्तान है ये ऐसे केंद्र में स्थापित था जहाँ पे हर जो देश है होके गुजरते थे। इस वजह से अफ़गानिस्तान जो देश है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और सदियों से इस पे जो देश है कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जगह स्थापित था जहाँ पे हर एक देश जाते ही जाते हैं, यहाँ से होके ही गुजरते हैं। इस वजह से चीज़ें समझ में आ गई। अफ़गानिस्तान ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पे हर एक देशों को ज़रूरत पड़ता है, काम पड़ता है। इस वजह से सभी देश ये चाहते थे, उस टाइम पे जो ताकतवर देश थे वो ये चाहते थे कि ये जो देश है ये हमारे अंडर आ जाए। 19वीं अगर शताब्दी में बात करें तो जो रसिया था, है ना, जो रसिया ने भी कोशिश किया था कि इस जगह पे कब्जा कर लिया जाए, ठीक है, अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया जाए, और जिसकी वजह से वो अपना इसको बंदरगाह बना पाए, ठीक है, इस इलाके को बंदरगाह बना पाए। और उस टाइम पे 19वीं शताब्दी में यहाँ पे जो भारत पे जो कब्जा था वो किसका था? ब्रिटिश सरकार का था। तो ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान पे मेरा कब्जा हो जाए। इस वजह से ब्रिटिश सरकार और जो आपका रसिया था उसमें तनातनी लगी रहती थी, ठीक है, रसिया था उस पर तनातनी लगी रहती थी। अब समझते हैं, इसका पहले भौगोलिक बनावट समझ लेते हैं, फिर एक्चुअल केस के बारे में समझेंगे। अफ़गानिस्तान का इतिहास अस्थिर रहा है क्योंकि हमेशा किसी न किसी बाहरी ताकतों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है, जैसे ब्रिटेन हो गया और रसिया हो गई, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करना बहुत आसान है। अगर अफ़गानिस्तान पर अगर बात करें आक्रमण की तो वो बहुत आसान है, लेकिन जीतना उतना ही मुश्किल है और उस पर काबू करना नामुमकिन है, आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भौगोलिक जो बनावट है, जैसे आप देखते हो ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ये जो इलाका है रेगिस्तानी इलाका है। अगर कोई बाहरी शक्ति इस पर आक्रमण करती है तो यहाँ के जो लोग होते हैं ये पहाड़ों में छुप छुप के वार करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहरी ताकतें कामयाब नहीं हो पाती है, जैसे गोरिल्ला युद्ध करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे गोरिल्ला युद्ध के बारे में। तो यहाँ पे विभिन्न देश अगर आक्रमण करते हैं तो यहाँ के जो विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक बनावट है, जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ की सेना है वो गोरिल्ला युद्ध करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ की जातीय समूह का मतलब क्या है? यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी उस सरकार को, उस देश के लोगों को रहने नहीं देती है, ठीक है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे कोई देश कब्जा करना चाहता है तो वो अपनी सेना भेजेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो जाति समूह है वो उनके ऊपर भड़क जाती थी और युद्धों के माध्यम से, गोरिल्ला युद्धों के माध्यम से उनको वहाँ से भगा देती थी। इस वजह से यहाँ पे काबू कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब जनसंख्या की जो विवरण है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पश्तून की अगर बात करें, यहाँ पे रहने वाली जाति समूह है पश्तून, इसकी 42% की जनसंख्या है। ताजिक की है 27%, हाजरा की है 8% और उज़्बेक की है 9%। इसके अलावा और भी कुछ जाति समूह हैं जो 4%, 2%, 1% करके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट था उस चीज़ को मैं कवरअप करने की कोशिश किया हूँ। तो जो जाति समूह थी ये भी एक प्रकार का फैक्ट होता था जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पे आक्रमण कर तो देता था लेकिन जीत नहीं पाता था। आगे अगर बात करें भौगोलिक बनावट की तो यहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं थी, पहाड़ी इलाका था, रेगिस्तानी इलाका था, चारों ओर भूमि थी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चारों ओर क्या है? भूमि ही भूमि है, यहाँ पे पानी का कहीं स्रोत तो है नहीं, ठीक है, यानी कि बंदरगाह तो बना नहीं सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट क्यों थे? क्योंकि हर एक जो देश एक दूसरे जगह पे जाते थे इसी जगहों से होकर गुजरते थे, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था व्यापार के माध्यम से। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में
अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटिश और रूस में नोकझोंक होते रहते थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे क्या होता है, 1919 में यहाँ पे ट्रीटी विद ब्रिटेन एंड इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान के तहत अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे चल के क्या होता है, यहाँ पे 1960 में यहाँ पे एक राजा बनते हैं जिनका नाम होता है जाहिर शाह। आई बात समझ। 1919 में आज़ाद हो जाता है अफगानिस्तान और वहाँ का जो राजा बनता है वो कौन बनता है 1960 में, जाहिर शाह। अब जाहिर शाह क्या करता है, वहाँ पे सुधार कार्य करता है, जैसे महिलाओं को शिक्षा देना, शिक्षा पर ध्यान देना, चुनाव प्रक्रिया करवाना, जनता को राजनीतिक अधिकार देना, वो वहाँ पे सुधार के कार्य करता है। आगे क्या होता है, इसी के जो रिलेटिव होते हैं, जाहिर शाह के जो रिलेटिव होते हैं, 1973 में जाहिर खान को उनके पद से हटा देते हैं, जिनका नाम होता है दाऊद खान, ठीक है। 1973 में हटा देते हैं और ये अपना शासन कर लेते हैं। आगे चल के 1978 में दाऊद खान को एक वहाँ की पार्टी PDPA हटा देती है दाऊद खान को। उस PDPA का फुल फॉर्म क्या था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये क्या करती है, दाऊद खान को हटा देती है और वहाँ पे अपनी सत्ता चला लेती है। ये एक प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी। आगे यूँ होता है कि जो PDPA है ये भूमि सुधार करता है वहाँ पे, जिसका विरोध क्या होता है, गांव वाले वहाँ पे करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो PDPA है विभिन्न प्रकार की भूमि सुधार करता है, जिसकी वजह से वो जो गांव के लोग हैं उनकी जो भूमि है वो दूसरों को दे देते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के गाँव के वासी थे, वो उनका विरोध करते हैं, ठीक है। जगह जगह पे विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता है। फिर PDPA क्या करता है, PDPA सेनाओं के माध्यम से वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोशिश क्या होती है उसकी असफल होती है, ठीक है। कोशिश उसकी सफल नहीं होती है। आगे ये होता है कि PDPA ने जब ऐसी बात हुई तो PDPA ने USSR यानी कि सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ क्या करता है, उसको आर्थिक मदद दे देता है, लेकिन यह मदद काफ़ी नहीं था, क्योंकि वहाँ की जनता इतनी प्रबल थी, इतनी आप बोल सकते हो मजबूत थी, जिसकी वजह से वहाँ की सेनाओं जो आर्थिक मदद था वो भी उसका काफ़ी नहीं हो पा रहा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि PDPA की जो सरकार थी बेहद डगमगा रही थी, ठीक। कुछ महीनों बाद स्थिति ऐसी आ गई थी कि USSR को वहाँ पे सेना भेजनी पड़ी और 1979 में वो अपनी सेना भेज देता है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। चीज़ें समझ में आ रही है, दोबारा समझते हैं। जाहिर खान के शासन था, दाऊद खान इसको हटा देता है 1973 में। फिर PDPA क्या करता है, PDPA दाऊद खान को हटा देता है और भूमि सुधार करता है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता क्या होती है, भड़क जाती है। अब जब गांव के लोग जब भड़क जाते हैं तो इसको सुधारने के लिए PDPA ने क्या करता है, सैनिक कार्रवाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब सैनिक कार्रवाई करता है, जो यहाँ की जाति समूह होती है ये सैनिक पे भड़क जाती है, जिसकी वजह से PDPA की अर्थव्यवस्था खत्म होने लगती है, यानी कि सरकार डगमगाने लगती है। PDPA क्या करता है, फिर USSR से हेल्प मांगता है। USSR उसको आर्थिक मदद करता है, लेकिन आर्थिक मदद काफ़ी नहीं होता है, जिसकी वजह से USSR क्या करता है, यहाँ पे सैनिक भेज देता है। अब जब सैनिक आता है यहाँ पे, तो अब USSR जब यहाँ पे पहुँचता है, USSR के जब सैनिक यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये शहरी इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। क्या करते हैं, शहरी इलाकों पर। अब जब ये बात लोगों को पता लगती है, गांव के लोगों को पता लगती है कि USSR की जो सेनाएं हैं शहरी इलाकों पर कब्जा कर ली है, तो जो ये लोग हैं, जो वहाँ के गाँव वासी हैं, वो भड़क जाते हैं और इनके खिलाफ़ मुकाबला करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ़ मुकाबला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये बात UNO में पहुंचती है कि अफ़गानिस्तान में USSR क्या करता है, सैनिक भेज दिया है, तो USSR की बहुत ज़्यादा निंदा होती है। विभिन्न देश इसके खिलाफ़ भड़क जाते हैं और विभिन्न देश यहाँ पे भी अपनी सैनिक सहायता भेजते हैं और USSR को क्या करता है, हटाने की कोशिश करता है। आगे क्या होता है, USSR को ये लगता है कि अब तो हम कब्जा कर नहीं पाएंगे, तो आगे चल के 1979 में ये जब यहाँ पे सेनाएं आई थी और लगभग 10 साल के बाद 1989 में ये सेनाएं USSR की वापस हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो सेनाएं आई थी
अफ़गानिस्तान में उनका कुछ नहीं हो पाया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ का कुछ नहीं कर पाए, बल्कि सोवियत संघ को नुकसान का सामना करना पड़ा और 1989 में ये वापस चली गई। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खुद की बिगड़ चुकी थी और धीरे धीरे करके सोवियत संघ का भी अंत हो गया था। यही थी पूरी स्टोरी। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था 1979 में यहाँ पे सेनाएं आ जाती है। यूएसएसआर के सैनिकों ने शहरों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद लगभग 3 मुस्लिम देशों ने यूएनओ में यूएसएसआर की बड़ी आलोचना की थी, बुराइयां की थी यूएनओ में, जिसकी वजह से वहाँ की जाति समूह भड़क जाती है। ठीक है, और आगे क्या होता है, उनका मानना था कि जिनका अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि सोवियत संघ का अपना कोई धर्म नहीं है, वो हम पे राज्य कैसे कर सकते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की जो जनता होती है जिहाद के नाम पे लड़ाई करती है। अब जिहाद क्या है, ये धर्म का एक मतलब धर्म के नाम को लड़ाई करना ही क्या कहलाती है, जिहाद कहलाती है। धर्म के नाम पर लड़ाई करना ही क्या कहलाती है, जिहाद कहलाती है। ठीक है, और धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोगों को क्या बोला गया, मुजाहिदीन बोला गया। ठीक है, धर्म के नाम पर लड़ना जिहाद बोला गया और लड़ने वाले लोगों को मुजाहिदीन बोला गया। ठीक है, आगे क्या होता है, इस लड़ाई में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, चाइना, यूएसए सपोर्ट करते हैं किसकी, मुजाहिदीन की, यानी कि वहाँ के जाति समूह की सपोर्ट करते हैं। मुजाहिदीन ने वहाँ पे क्या किया, छापामार युद्ध किया, यानी कि गोरिल्ला युद्ध किया। अब गोरिल्ला युद्ध है क्या, जैसे आप समझते हो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पेड़ भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं वहाँ पे छिप छिप के क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ के जो यूएसएसआर की जो सेनाएं हैं उनका सामना नहीं कर पाती हैं और उनको वापस जाना पड़ता है। अब जो युद्ध हुआ था अफ़गानिस्तान में, उसमें सऊदी अरब का एक अमीर ख़ानदान का एक लड़का जिनको बोलते ओसामा बिन लादेन, ठीक है, वो भी हिस्सा लिया था। ठीक, और आगे क्या हुआ, मुजाहिदीनों ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा था तालिबान, और जो ओसामा बिन लादेन था इसने अपनी एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा था अल-कायदा। ठीक है, और ये संगठन वहाँ पे मजबूत होती चली गई, इन लोगों ने सपोर्ट किया और करने का नतीजा ये रहा, मुकाबला जो था बराबरी का रहा, यानी कि यूएसएसआर जो थे वहाँ की सैनिकों का मुकाबला और यहाँ की जातीय समूहों का जो मुकाबला था ये बराबरी का था, यानी कि 50-50% था। ठीक है, और आगे क्या हुआ, जैसे यूएसएसआर के सेना गाँव पर कब्जा करना चाहते थे, जैसे देखो शहरों पर किसका कब्जा था, सोवियत संघ का था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ की सेनाओं का था, और जो गांव थे गांव पर किसका कब्जा था, मुजाहिदीनों का था, यानी कि जातीय समूहों का था। अब मुजाहिदीन ये चाहते थे कि शहरों पे हम कब्जा कर लें क्योंकि सेनाओं को यहाँ से भगा दे, और यहाँ के सैनिक ये चाहते थे मुजाहिदीनों पर कब्जा कर ले, यानी कि गाँव पर कब्जा कर लें। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे और मुकाबला 50-50 का रहा, और जिसकी वजह से क्या होता है आगे चल के यहाँ पे स्ट्रिगर मिसाइल आ गया। यूएसए ने इसको स्ट्रिगर मिसाइल दिया अफ़गानिस्तान को क्या दिया, स्ट्रिगर मिसाइल दिया, और मिसाइलों के तहत जो सोवियत संघ की जो सेना थी उसको काफ़ी क्षति पहुंची, और आगे चल के यूएसएसआर ने अपनी सेना बुला ली, यानी कि ये सिलसिला 1985 में स्टार्ट हो गया था और 1989 तक यूएसएसआर ने पूरी सेना बुला ली थी अपने पास आगे, अर्थात 10 साल तक यूएसएसआर की सेना अफ़गानिस्तान में रही। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ा और सोवियत संघ इसका मतलब जिम्मेदार रहा। आई बात समझ में? तो ये थी अफ़गानिस्तान की पूरी स्टोरी, जहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में बात किया। ठीक, इसकी भौगोलिक बनावट, फिर केसेस क्या हुए, जाहिर खान आया, दाऊद खान आया, ठीक है, जाहिर शाह आया, फिर उसके बाद दाऊद खान आया, फिर पीडीपीए की सरकार आई, फिर इसने हेल्प मांगा यूएसएसआर से, यूएसएसआर वहाँ पे सेनाएं भेज देता है, और फिर क्या होता है, फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, चाइना सपोर्ट करते हैं यहाँ के मुजाहिदीनों की, और जिसकी वजह से मुकाबला क्या होता है 50-50% रह जाता है, और 10 साल के बाद इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। यूएसएसआर अपनी सेना वापस बुला लेता है और अफ़गानिस्तान को सेनाएं छोड़ के चली आती थी। ये थी पूरी घटना अफ़गानिस्तान।